नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 41 को, जो कि है आपका आर्थिक जीवन में परिवर्तन 1858 से 1947 के बीच में। तो दोस्तों, 1858 की क्रांति के बाद जो भारत में बहुत सारे परिवर्तन आए, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है हमारा आर्थिक जीवन। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक एक बहुत ही क्या कहते हैं ज़रूरी होता है किसी भी दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे ही हमारा जो है जीवन यापन सही से चलता है। इसीलिए हम इसमें पूरा पढ़ेंगे कि आर्थिक जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने अपने चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर ध्यान देगी, परंतु ब्रिटिश शासकों ने जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों को ही लाभ पहुंचता था। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन बरकरार था तथा जनता की गरीबी भी बढ़ती गई। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और उसके बाद भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में धीरे धीरे एक दूसरे पर आश्रित हो गए। भारत के समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा, जिसने देश का एकीकरण करने में योगदान दिया था। आगे देखेंगे कि किसानों पर भारी बोझ। इसमें देखेंगे किसानों पर आर्थिक जीवन का कितना प्रभाव पड़ा, उनकी आर्थिक जीवन किस तरह से प्रभावित हुई। कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्थाएं लागू की गई थीं। जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, वहां जमींदार सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को दे देते थे, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था। आगे देखिए, राजस्व की नियमित वसूली हो सके इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी, परंतु इसमें भी कुछ गलती रही होगी। परंतु जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर भारी बोझ डाल दिया है, और जमींदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली मांगों पर रोक लगाने के लिए कई कानून पास किए गए। ये कानून जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली पर भी रोक लगाते थे, परंतु ये कानून भी काफ़ी हद तक निष्फल रहे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगला देखेंगे रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जहां सरकार के राजस्व अधिकारी ही असली मालिक थे, ये कानून नहीं लागू होते थे। इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना ही राजस्व का पुनर्निर्धारण करते रहे, और इस उत्पीड़क वसूली का नतीजा यह हुआ कि किसानों को विवश होकर महाजनों की शरण में जाना पड़ता था। किस लिए? वहाँ से वो लोन लेते थे और फिर उनको क्या कहते हैं, राजस्व देते थे। आगे देखिए, आगे अन्य पॉइंट में देखेंगे, इस शोषण के खिलाफ बंगाल और दक्कन में 19वीं सदी के 8वें दशक में किसान विद्रोह भी हुए, और किसानों ने दंगे किए, दुकानों और घरों को आग लगा दी तथा अनाजों के गोदाम लूट लिए। फिर भी राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कहते हैं, राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी ज़मीन को छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देना शुरू कर दी, और इससे किसानों का जीवन और भी कष्टकर हो गया। अंग्रेज़ों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वे स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे, और किसानों के श्रम पर उनका राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी भी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते थे। आगे देखिए, अन्य पॉइंट में चलेंगे तो आगे दिया गया है कि जमींदारों से यह अधिकार प्राप्त करने वाले कुछ लोग इसे आगे दूसरे लोगों को बेच देते थे। परिणाम स्वरूप राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थों की संख्या बढ़ गई, और ये सभी बिचौलिए बिना कोई उपयोगी कार्य किए किसान के उत्पादन पर आश्रित हो गए, और इन्होंने किसान के बोझ को और अधिक बढ़ा दिया था। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी बड़े किसानों ने अपनी ज़मीन छोटे किसानों को बटाई पर देनी शुरू कर दी, और इससे वास्तविक किसानों के कष्ट बढ़ते गए। आगे देखिए, इन बिचौलियों से और कौन से नुकसान हुए। तो इन सभी बिचौलियों की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कृषि कर्म पिछड़ा रह गया, और बिचौलियों को हटाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। आगे देखते हैं छोटी जोतें। तो जो छोटे किसान थे उनके बारे में अब पढ़ेंगे।
तो कृषि के पिछड़ेपन का एक और महत्वपूर्ण कारण था छोटी छोटी जोतें। ठीक है, आबादी बढ़ी तो शहने शहने ज़मीन पर भी भार बढ़ता गया। ठीक है, शहने शहने मतलब धीरे धीरे जो है ज़मीन पर भी भार बढ़ता गया। उद्योगों का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए अतिरिक्त काम भी नहीं देते थे। उस समय के उत्तराधिकार कानूनों के कारण जोतें लगाकर बढ़ती गई। जैसे अधिकाधिक लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हो गए, वैसे वैसे जोतों का अधिकाधिक बंटवारा होता गया। उदाहरण के लिए दक्कन में 1771 ईस्वी में और 1915 ईस्वी के बीच जोतों का औसत क्षेत्रफल 40 एकड़ से घटकर 7 एकड़ हो गया, और इसी कारण से अधिकतर किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। आगे चलिए, आगे हम देखेंगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, परंतु इससे भी ज़मीन पर आबादी का दबाव कम नहीं हुआ और बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध नहीं थे। अब जानेंगे 1861 ईस्वी में जब पहली बार जनगणना की गई तो उस समय भारत की आबादी 20 करोड़ 60 लाख थी। याद रखिएगा, पहली जनगणना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1861 में। आइए आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो 1901 में आबादी बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख हो गई और 40 साल बाद 1941 में आबादी 38 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गई थी। लेकिन जनसंख्या में हुई वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई और खाद्यान्नों का उत्पादन जो है घट गया था। अब जानेंगे नकदी फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का कारण यह था कि कपास, जूट और तिलहन जैसी नकदी या व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को ज़्यादा महत्व दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुख्य लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजस्व को क्या कहते हैं भरा जाए, और इस कारण से उन्होंने जो है खान पीन वाली फसलों को ना उगाकर नकदी फसलों को उगाने का ज़्यादा प्रयास किया, जैसे कपास, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन किया, लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और 1861 तक अमेरिका में गृह युद्ध चला, इसलिए वहाँ से इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को कपास पहुँचनी बंद हो गई। इंग्लैंड के कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए, और इससे भारतीय किसानों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, परंतु खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वह घट गया। देश के कुछ भागों में किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों ने नील की खेती करने के लिए तथा उन्हीं के द्वारा तय की गई कीमत पर उन्हें इसे बेचने के लिए भी मजबूर किया था। मतलब कीमत भी वही तय करते थे और कितने में बेचना है वही सब तय करते थे। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ता गया। अब देखिए, किसानों की कंगाली भी इससे बढ़ती गई। तो देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विपदाओं से लगातार त्रस्त रही, और ये दो त्रासदियाँ, जिनमें पहला कर्ज का बोझ तथा दूसरा अकाल था, स्पष्ट था कि भारत की कृषि का स्तर घट गया था। आगे देखेंगे, भारत के अधिकतर किसानों को दोनों समय भरपेट खाना तो नहीं मिलता था। देख सकते हैं कितनी बुरी दयनीय स्थिति उस समय हुआ करती थी किसानों की। आइए दोस्तों, आगे देखेंगे ग्रामीण कर्जदार। ठीक है, ग्रामीण कर्जदारों के बारे में पढ़ेंगे। ये कई टॉपिक्स सब टॉपिक्स में डिवाइड किया। जैसे एक टॉपिक था किसान, तो उसके अब कई टॉपिक्स में ये डिवाइड कर रखा है, तो हम उसी सब टॉपिक्स को ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब है ग्रामीण कर्जदार। किसान कहीं के भी हो आसानी से कर्जदार बन जाते हैं। ठीक है, भारत के किसानों को केवल महाजनों से ही कर्ज मिलता था, परंतु जहां अन्य देशों के किसान कर्ज का इस्तेमाल बीज, खाद, औजार आदि खरीदने और ज़मीन को सुधारने के लिए करते थे, वहीं भारत के किसान कर्ज का उपयोग मुख्यतः गैर उत्पादक कामों में करते थे। भारतीय किसान कर्ज लेकर उसका उपयोग भू राजस्व देने या जमींदार को लगान देने या फसल अच्छी न होने पर परिवार का भरण पोषण करने या जन्म, मरण अथवा शादी के अवसरों पर खर्च करते थे। भारतीय किसान की औसत आय इतनी कम थी कि एक बार कर्ज लेने पर वह उसे अगले साल की फसल से मुश्किल से ही चुका पाता था, और इसलिए आज भी भारतीय किसानों की स्थिति काफ़ी हद तक ख़राब है। आज उसमें काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन फिर भी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। आगे देखेंगे, 1860 में सभी प्रांतों के 2/3 किसान कर्ज में डूबे हुए थे, और भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में यही स्थिति बनी रही, और कर्ज वापस न करने का परिणाम यह होता था कि किसानों की ज़मीन महाजनों के कब्जे में चली जाती थी। अंग्रेज़ों के शासन के पहले ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक पर अनेक पाबंदियां थीं, और कर्ज की वसूली में महाजन को राज्य से अधिक मदद नहीं मिलती थी। आगे देखेंगे, लेकिन नई न्यायिक व्यवस्था में कर्ज की वसूली के लिए महाजनों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे।
ठीक है। आगे देखेंगे, इस सदी के आरंभ से ही भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रांतों में कानून बनने लग गए थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ब्याज की अधिकतम दर और राशि निश्चित कर दी गई थी और इस सदी के अतिरिक्त सालों में किसान को सस्ते दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सहकारी समितियां स्थापित की गई थी, परंतु इनका असर जो है काफ़ी सीमित रहा। अब देखेंगे भारत में अकाल। तो देखिए, अकाल जो है भारत में काफ़ी समय लगातार मतलब काफ़ी समय समय पर पड़ते रहे। जैसे सबसे बड़ा जो बंगाल का अकाल था 1770 में, ठीक है। और उसके बाद जितने भी अकाल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत में कई बार अकाल पड़े हैं और भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना इसका मुख्य कारण था। फसल अच्छी होने पर भी वे इतना नहीं बचा पाते थे कि सूखे के दिनों के लिए कुछ सुरक्षित रख सकें। जिस साल मानसून दगा दे जाता था उस साल अकाल पड़ते थे। यद्यपि अकाल बार बार पड़ते हैं, मतलब बार बार पड़े हैं। जैसे 1860 ईस्वी से 1908 के बीच में कुल 20 अकाल के कुछ 20 साल रहे, ठीक है। परंतु ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक ही साल में सारे देश में मानसून ने दगा दे दिया हो। ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरे साल में क्या कहते हैं मानसून ख़राब हो जाए, थोड़े थोड़े करके जगह जगह ख़राब हुआ करते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार और रेल मार्गों के निर्माण के कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में आसानी हो गई। फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते ही रहते थे और वास्तव में यह समस्या थी कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार का भोजन भी मुश्किल से जुटा पाते थे। वर्षा न होने पर थोड़ी अवधि के लिए भी फसल नहीं होती थी और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता था। अकाल के कई तरह के परिणाम होते थे। इन अकालों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़े अकालों में 30 लाख लोगों की मौत हुई और मवेशी भी बड़ी संख्या में मारे गए। आगे देखेंगे, अकाल के प्रत्येक वर्ष बाद कुपोषण और महामारियों का फैलाव होता गया और लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोग की भी स्थापना की और उनकी सिफारिशों को मानकर सरकार ने 1883 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए प्रतिवर्ष देने का निर्णय भी किया। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए आकार संहिता भी बनाई गई थी, ठीक है। अब देखेंगे ब्रिटिशकालीन समितियों के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिएगा। और इसकी भी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, जाकर उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयोग और समितियाँ, उनके अध्यक्ष, उनकी स्थापना कब हुई थी, किसके काल में हुई थी, किस वाइसराय के, और उसका उद्देश्य क्या था। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है इनाम आयोग। तो ये इसके अध्यक्ष जो थे वो इनाम थे। 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। वह वाइसराय उस समय के लॉर्ड डलहौजी थे और इसका उद्देश्य क्या था कि भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु इसे गठित किया गया था। अगला है स्ट्रेची आयोग। तो रिचर्ड स्ट्रेची द्वारा इसके अध्यक्ष थे और 1880 में क्या कहते हैं स्थापना हुई थी। लॉर्ड लिटन जो है इसके वाइसराय के दौरान हुई थी और अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु इसका क्या कहते हैं काम था। आगे देखेंगे हंटर आयोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी गया है, ठीक है। हंटर आयोग, तो विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। 1882 में इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में और शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के लिए इसका क्या कहते हैं स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे हर्शल समिति। तो ये जो है हर्शल के अध्यक्षता में हुई थी और 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय थे उस समय और टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए हुई थी। आगे देखेंगे लियाल आयोग, जो जेम्स रियाल क्या कहते हैं अध्यक्ष थे और 1897 में इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड एलिगन के वाइसराय के समय, ठीक है, उसमें वाइसराय थे जब इसकी स्थापना हुई थी लियाल आयोग की। और इसमें क्या उद्देश्य था, तो 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे कुछ और समितियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगला जो आयोग है हमारा वो है मैकडोनाल्ड आयोग, जिसके क्या कहते हैं एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसराय थे और इसकी क्या क्या कहते हैं उद्देश्य था, तो दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए। आगे देखिए मानक्रीफ आयोग, जो क्या कहते हैं वोल्विन स्कॉट मानक्रीफ क्या कहते हैं इसके अध्यक्ष थे। 1901 में स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के ही काल में हुई थी और सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए इसको गठित किया गया था। आगे देखेंगे फ्रेजर आयोग।
फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे और 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन उस समय क्या कहते हैं वाइसराय थे और पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे रैले आयोग, जो थामर रैले की अध्यक्षता में हुई थी इसकी स्थापना, और 1902 में क्या कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी और उस समय जो वाइसराय थे वही लॉर्ड कर्जन ही थे और क्या कहते हैं विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्यों हेतु इसे गठित किया गया था। आगे देखिए, आगे आयोग जो दिए गए हैं उसमें सैंडलर आयोग, माइकल सैंडलर इसके अध्यक्ष थे। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में और कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच हेतु गठित किया गया था। अगला है शाही आयोग, जो लॉर्ड ली के अध्यक्षता में क्या कहते हैं बनी थी 1923 में, ठीक है, और लॉर्ड रीडिंग के वाइसराय काल में बनी थी और नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं के लिए गठित की गई थी। आगे देखेंगे सेंडाहर्स्ट समिति, जो एंड्रयू स्क्रीन इसके अध्यक्ष थे और 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और लॉर्ड रीडिंग जो है इसके क्या कहते हैं वाइसराय के, जब ये वाइसराय थे तब क्या कहते हैं सेंडाहर्स्ट समिति की स्थापना हुई थी और भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव के लिए इसे गठित किया गया था। आगे देखिए, तो देखिए आगे है बटलर समिति, हार्कोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। 1927 में स्थापना हुई थी लॉर्ड इरविन के शासन में, ठीक है, और किस लिए हुई थी तो ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्य के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। आगे देखिए हीटले आयोग, जे.एच. हीटले के अध्यक्षता में हुई थी। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों की श्रम की स्थिति में सुधार व सुझाव हेतु गठित किया गया था। आगे देखिए लिंडसे आयोग है, एडी लिंडसे क्या कहते हैं इसके वो थे अध्यक्ष थे, ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्या कहते हैं लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी और मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू क्या कहते हैं इसके अध्यक्ष थे और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड विलिंगटन के वायसराय काल में और इसका जो उद्देश्य था संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना हुई थी। वुडहेड आयोग जो है सर जॉन वुडहेड ने इस क्या कहते हैं अध्यक्ष थे। 1943-44 में इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में, मतलब वायसराय काल में, और बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ये कुल 17 आयोग थे जिनके बारे में हमने देखा। आइए आगे जान लेते हैं कि जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे टॉपिक उसी के आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। तो लगान माफ़ी, सिंचाई प्रबंधों का विस्तार और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना आदि इस संहिता की कुछ प्रमुख बातें थी, परंतु सरकार समस्या की जड़ तक नहीं गई और उसने 1880 के अकाल आयोग का यह सुझाव नहीं माना कि खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाएं। 20वीं सदी में कम अकाल पड़े वे ज़्यादा भयंकर नहीं थे और इसका मुख्य कारण था सिंचाई, परिवहन और राहत कार्यों में सुधार, ठीक है। उस समय तक लोग भी बार बार इस विपदा के प्रति सचेत हो गए थे। फिर भी 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा और उसमें 30 लाख लोगों की जानें चली गई थी। आइए अब जानते हैं कि सिंचाई में जो है कितना विकास हुआ। आइए आगे जान लेते हैं कि सिंचाई की सुविधाओं का किस प्रकार से विकास होता है। आइए तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि प्राचीन काल से ही शासन द्वारा या सामूहिक प्रयासों से तालाब, कुएं, नहरें और बांध बनाए जाते थे। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर हमेशा ही विशेष ध्यान दिया गया। सभी अकाल आयोग ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की है और इन आयोगों ने नहरों के विकास पर विशेष बल दिया है। यद्यपि सिंचित भूमि के क्षेत्रफल से ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई और 1940 ईस्वी आगे देखेंगे तो 1940 ईस्वी तक 13% भूमि में ही सिंचाई होती थी। फिर भी इसे वर्षा नहीं होने पर पड़ने वाली विपदाओं में कमी आ गई थी, ठीक है। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज़्यादा खर्च आता था क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती थी और इस प्रकार नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलता गया। तो देखिए आपको कारण भी साथ ही साथ मिल रहा है कि क्यों नकदी फसलों की तरफ लोग किसानों का झुकाव ज़्यादा होता गया, ठीक है, क्योंकि वो बाज़ार में उनके क्या कहते हैं अच्छे खासे दाम मिल जाते थे, इस कारण से।
वर्तमान सदी के आरंभ से कृषि के विकास के लिए सरकार ने कुछ रचनात्मक नीतियाँ बनाई। ठीक है, कृषि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कृषि विभाग स्थापित किए गए। विकास की योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी भी कृषि विभाग को सौंपी गई। अगला पॉइंट देखेंगे, कृषि के बारे में उच्च शिक्षा देने के लिए अनुसंधान कार्य एवं प्रायोगिक कृषि के लिए बिहार में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना भी की गई और बाद में यह संस्थान जो है दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे देखिए, देश के विभिन्न भागों में कुछ कृषि स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए गए और इस प्रकार कृषि के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। लेकिन जमींदार भूमि में कोई सुधार किए बगैर ही किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करते रहे और इसलिए आधुनिक और उन्नत कृषि कर्म की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हो पाती है। कृषि पैदावार में वृद्धि तो हुई परंतु उससे अधिक वृद्धि जनसंख्या में होती गई और भूमि के वितरण में असमानताएं होने के कारण कठिनाइयाँ और भी बढ़ती गई। आगे चलिए, आगे देखेंगे कि आगे देखेंगे ऐसे किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जो खेती तो करते थे परंतु भूमि के मालिक नहीं थे। ऐसे खेतिहर मजदूरों की संख्या भी बढ़ती गई जिन्हें वर्ष के केवल कुछ महीने ही खेती का काम मिलता था और कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए यह आवश्यक था कि भूमि स्वामित्व से संबंधित असमानताओं को समाप्त किया जाए और असली किसानों को स्वामित्व के अधिकार दिए जाएं और खेतीहर मजदूरों के हितों की रक्षा भी की जाए। अब देखिए परिवहन में किस प्रकार से विकास हुआ, क्योंकि अनाज उगाए जाएंगे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी क्या कहते हैं काफ़ी डेवलपमेंट होने लगा था देश में। तो देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के अच्छे साधन भी आवश्यक हैं। 19वीं सदी के मध्यकाल तक इन मामलों में भारत की स्थिति बड़ी खराब थी। उस समय तक देश में केवल दो अधबनी मुख्य सड़कें थी, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच, एक दूसरी बम्बई और आगरा के बीच। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे इधर देखेंगे आगे की 19वीं सदी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया और सड़कें बनाने के अलावा परिवहन और संचार के नए साधनों को विशेषकर रेलवे और टेलीग्राफ को भी चालू किया गया था। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों ने सबक सीखा था कि भारत पर अपना शासन कायम रखने के लिए उन्हें संचार के साधनों का विस्तार और भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, तो ब्रिटेन के हित में भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र बनाने के लिए भी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार करना आवश्यक था और ब्रिटिश शासक इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल का स्रोत तथा इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं का बाजार बनाना चाहते थे। तो एक समय इंग्लैंड जो है हमारा बाजार था, पर आज जो है वो उल्टा करना चाहते थे, भारत को क्या कहते हैं एक तरह से बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे और आज भी वही चीज़ कायम है। बंदरगाहों से देश के विभिन्न भागों में माल के तेज़ी से और आसानी से आवागमन के साधन को विकसित कर ऐसा किया जा सकता था और परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वह वस्तुतः भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों, अब देखेंगे कि रेलवे का विकास। अभी हमने देखा ना परिवहन का विकास, अब देखेंगे हम लोग रेलवे का विकास। देखिए दोस्तों, जितने भी विकास किए गए थे ये भारत के लिए नहीं हुए थे बल्कि ब्रिटेन के आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए किया गया था। जैसे यहाँ अंतिम पॉइंट में लिखा है ना कि परिवहन के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ वो वस्तुतः भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं था बल्कि ये ब्रिटेन के हितों के लिए था। इसलिए हम लोग कहते हैं कई बार कि रेलवे एक बहुत अच्छा जो अंग्रेज़ दे गए थे, लेकिन वो उन्होंने हमारे लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधाओं के लिए किया था। बाद में उनके जाने के बाद वो हमारे लिए क्या कहते हैं सही बात है, हमारे लिए काफ़ी उपयोग में रहा, लेकिन ये पहले क्या कहते हैं अंग्रेज़ों ने अपने हितों के लिए ही बनवाया था। आगे चलिए शुरू करते हैं। तो रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी थी। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव जो है मद्रास में 1831 में आया था और इसमें रेल के डिब्बों को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव बनाया गया था। भारत में रेलवे लाइन लगाने वाली अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे और भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी 1848-56 इसका शासनकाल था, उसके दौरान ये किया गया था। अब देखिए पहली रेलवे लाइन देख रहे हैं, डार्क किया गया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच बनी और अगले वर्ष कलकत्ता की रेल मार्ग से बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों के लिए साथ भी इसको जोड़ा गया था। 1856 में मद्रास को आरकोनम के साथ जोड़ा गया और उसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का तेज़ी से विकास आरंभ हो गया। आगे चलिए, तो भारत में रेलवे के निर्माण कार्य में ब्रिटिश व्यापारियों और ठेकेदारों ने भारी मुनाफा कमाया
और शुरू के वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर भी अधिक जोर दिया था। ठीक है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया और इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे तथा 19वीं सदी के अंत तक 25,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन देश में तैयार हो चुकी थी। आगे देखिए, आगे लिखा है, रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों को देश के ऐसे भीतरी क्षेत्र से जोड़ना था जो अंग्रेज़ों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ कि देश के उन विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिससे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भागों में पहुंचाने में सुविधा होती थी। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे, आगे अन्य एक और पॉइंट देखेंगे। तो रेलवे ने माल भाड़े के बारे में जो अपनी नीति अपनाई उसे भी अंग्रेज़ों की नीयत स्पष्ट होती है। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचने में ज़्यादा भाड़ा लगता था, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने से कम भाड़ा लगता था। ठीक है, भारत में रेलवे लाइनें बिछाने के पीछे अंग्रेज़ों का एक और प्रमुख उद्देश्य था, भारत पर अंग्रेज़ों के शासन को मजबूत बनाना। ये भी एक देखिए दोस्तों, ये इसके कारण है, ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस की दृष्टि से। ठीक है, वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन्हें फौज को स्थानांतरित करने के लिए आपस में जोड़ दिया गया। बाद में विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान जब भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ तब रेलवे की नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई थी। ठीक है, भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी हितों के बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और रेलवे भारी मुनाफा कमा रही थी तथा उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर जा रहा था। रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे देखेंगे। इस स्थिति में 1947 तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय तक देश में करीब 70,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें बन चुकी थीं तथा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जाल भारत में ही था। देखिए, उस समय तक भारत भी सबसे बड़ा रेलवे जाल था, पर आज के समय कोई दूसरा देश होगा। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर बहुत बड़ा, गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी, सस्ता और सुरक्षित हो गया था और वर्तमान समय में भी रेलवे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने का। ठीक है, तो देश के भीतरी भागों में उत्पादित चीज़ें बाहरी बाज़ारों में पहुंचने लगी और रेल मार्गों के कारण अकाल के खतरे को दूर करना भी संभव हुआ, क्योंकि जहां सूखा पड़ा वहां रेल मार्ग के जरिए अनाज पहुंचाना आसान हो गया। रेलवे ने उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना भी संभव हो गया। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक माल करने में भी योगदान दिया था। आगे चलिए, आगे देखेंगे कि पहले जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था वहां उनकी भरमार होती थी और कीमतें भी कम होती थी, परंतु अन्य स्थानों पर जहां उनकी कमी होती थी वहां उनकी कीमतें ज़्यादा होती थी। अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया, इसलिए कीमतों में पहले से कम अंतर रहने लगा था। ठीक है, पहले जहां बनते थे वहां ज़्यादा होता था, पर अब कीमतों को जो है बराबर करने का भी प्रयास किया गया रेलवे के निर्माण से। आगे देखेंगे, रेल मार्गों के निर्माण से समाज में एक नए वर्ग का भी उदय हुआ और ये वे थे अकुशल श्रमिक थे, जिनको रेल मार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव का काम दिया गया था। और इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी जीविका के लिए भूमि या दस्तकारी पर आश्रित नहीं था और इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखेंगे अगले पॉइंट की। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं तो अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो इंग्लैंड में रेलवे की शुरुआत के कुछ ही साल बाद भारत में भी रेलवे की शुरुआत हो गई थी और रेलों के बड़े पैमाने पर लोहे एवं कोयले का इस्तेमाल होता था और उनमें एक आधुनिक मशीन भाप के इंजन का भी प्रयोग होता था। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों लोहे इस्पात उद्योग और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की भी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे की स्थापना का उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था। ठीक है,
इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे जो है उद्योग लोहे इस्पात उद्योग क्या कहते हैं नहीं बनाए गए थे। आगे देखिए, रेल इंजन इंग्लैंड से आयात किए जाते थे और भारत के लौह और इस्पात उद्योग को भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया। कोयला खनन को विकसित किया गया, परंतु इसका मुनाफा भारत की कोयला खानों के अंग्रेज मालिकों को मिलता था। रेलों की मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए और रेल मार्ग के विस्तार के साथ साथ नई सड़कों का भी निर्माण शुरू हो गया था। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि सड़कों ने गांव के अलगाव को ख़त्म कर दिया और इस कारण गांव में पैदा की जाने वाली फसलों को बदलना संभव हो गया, क्योंकि अब गांव में पैदा होने वाली फसलों को बाहर के बाज़ारों में बेचना आसान हो गया और इस प्रकार बाहर तैयार हुई वस्तुओं को अब गांवों में बेचना संभव हो गया था। परिवहन के साधनों में किए गए ये तमाम सुधार अंग्रेज़ों के हितों को बढ़ाने के लिए थे, परंतु इनसे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में भी मदद मिलती गई। आइए जान लेते हैं भारत में जो आधुनिक उद्योग थे उनमें क्या विकास हुआ। आइए आगे देखेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग भी अस्तित्व में आए और ये दो प्रकार के थे। पहला बगान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था और भारतीय भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, परंतु सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भारतीयों के इन उद्योगों का तेज़ी से विकास न हो पाया और औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में प्रत्येक देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण अपने क्या कहते हैं भारत में भी देखा था। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे कि 1991 में जो LPG का मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अपने पॉइंट को पढ़ेंगे अब। आइए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है, परंतु भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे इंग्लैंड के हितों को हानि पहुंचती थी और स्वदेशी आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई, स्वतंत्रता के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था और इसने भारतीयों को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, याद रखिएगा कि इस समय गांधी जी का काल नहीं आया, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्तमान सदी के तीसरे दशक में क्या कहते हैं कुछ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हुआ और दूसरे महायुद्ध के दौरान सैनिक इस्तेमाल व लोकोपयोग दोनों के लिए वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। जितनी वस्तुएं आयात होती थी उससे मांग कहीं अधिक थी और ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था तथा सरकार ने भी उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया था। आगे देखिए, लेकिन बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का आरंभ भारत के स्वतंत्र होने पर ही हो पाया, क्योंकि उस समय जो है भारत की सरकार जो है एक तरह से अपने डिसीजन खुद ले सकती थी और इसीलिए स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। देखिए आगे है, बगानों का किस प्रकार से विकास होता है। तो यूरोपियनों ने जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया उनमें से एक था बगान उद्योग। इसकी शुरुआत 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील से रंग तैयार करने के साथ हुई थी। बिहार और बंगाल के कुछ खास जिलों में नील की खेती की जाती थी और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में 1805 तक नील एक प्रमुख वस्तु हो गई थी। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील की मांग घटती गई, क्योंकि तब सस्ते और अधिक टिकाऊ कृत्रिम रंगों का उत्पादन जो है शुरू हो चुका था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए, चाय बागान उद्योग, जिसकी स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में हुई। जल्द ही भारत के सबसे बड़े बागान असम, बंगाल और दक्षिण भारत में थे और धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ता गया और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विश्व के चाय बाजार में भारत का जो है स्थान प्रथम हो गया था। 1940 तक भारत में उत्पादित चाय का 80% निर्यात होने लगा तथा इंग्लैंड उसके लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया था। बागान उद्योग की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं काफ़ी, रबड़ और सिनकोना थी और भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति तक इन बागान उद्योगों पर ब्रिटिश सरकार का पूरा एकाधिकार बना रहा। आगे देखेंगे कि भारत में उद्योगों का आरंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और इनमें से सूती, कपड़े और जूट के उद्योग प्रमुख थे। स्थानीय पूंजी ही इस उद्योग का प्रमुख आधार बनी और सर्वप्रथम 1818 में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई, किंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बम्बई क्षेत्र में केंद्रित रहा। बम्बई में पारसी कावासजी नानाभाई दामर ने 1853 में पहला कारखाना स्थापित किया और यहीं से इस उद्योग का इतिहास प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए,
आगे देखेंगे कि जे.एन. टाटा द्वारा 1877 में एम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किए जाने के बाद वास्तविक प्रगति शुरू हुई और उसके बाद भारतीय सूती कपड़ा उद्योग लगातार प्रगति करता रहा। इस प्रगति में थोड़ी बाधा तब पड़ी जब इंग्लैंड के कपास की मांग बढ़ जाने से इसकी कीमत में वृद्धि हो गई और प्रथम महायुद्ध आरंभ होने के पहले सूती कपड़े का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान था। अधिकांश जूट मिलें तो अंग्रेज़ों के अधिकार में थी, लेकिन भारतीयों ने कई सूती कपड़े मिलें भी स्थापित की थी। आगे चलिए, तो भारतीय सूती कपड़ा उद्योग ने पहले अंग्रेजी कपड़ा उद्योग का और बाद में जापानी कपड़ा उद्योग का सफलतापूर्वक सामना किया और भारतीय सूती मिलों द्वारा तैयार किए गए धागों का करघा उद्योग ने भी बड़े स्तर पर उपयोग किया। ज़्यादातर सूती कपड़ा मिलें बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास में थी। ठीक है। आरंभ में जूट उद्योग बंगाल का एक कुटीर उद्योग था और भारत में प्रथम जूट कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 में शुरू किया गया और इस उद्योग पर पूरी तरह यूरोपियनों का आधिपत्य रहा। ठीक है। आगे चलिए, आगे देखेंगे कुछ समय तक भारतीय जूट उद्योग को डंडी स्कॉटलैंड की जूट मिलों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, परंतु 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय जूट उद्योग का विश्व बाजार में लगभग एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, आधुनिक उद्योगों के लिए लोहा, इस्पात, सीमेंट, विविध रसायन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू होने के पहले कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। धीरे धीरे पूरे विश्व में विकास होता है और कोयले पर निर्भरता कम होती जाती है। तो भारत की कोयले की जो खानों में 1854 में काम शुरू हुआ था और रेलवे के विस्तार और उद्योगों के विकास के साथ कोयले की मांग बढ़ती गई। ठीक है। क्योंकि रेलवे उस समय जो इंजन जो चलता था उस समय वो कोयले से चलता था, पर क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक वाले जो इंजन थे उनकी खोज नहीं हो पाई थी। लंबे समय तक कोयले की सबसे अधिक खपत रेलवे में ही होती रही और अनुमान है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में औसत किस्म के कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। ठीक है। आज भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो खाने हैं उसी तरफ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, भारत में आधुनिक तरीकों से लौह गलन की शुरुआत जो है 1874 में हुई, किंतु भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत तब हुई जब 1905 में जमशेदपुर से प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कॉरपोरेशन, ठीक है, वही कंपनी का नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ और बाद में बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे कारखाने स्थापित किए गए। ये वही टाटा कंपनी है जो आज हम लोग जानते हैं, जिसके प्रमुख रतन टाटा हैं। ठीक है। और आगे देखिए, लोहे से बनने वाली अनेक प्रकार की चीज़ों के कारण अभियांत्रिकी उद्योगों का भी विकास संभव हो सका। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना प्रमुख रूप से भारतीय पूंजी, कौशल और उद्यम के द्वारा की गई थी, किंतु भारत में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन काफ़ी कम होता था और रसायन उद्योगों में नगण्य प्रगति हुई। ठीक है। आगे देखेंगे सीमेंट उद्योग का विकास भी देख लेते हैं। तो सीमेंट उद्योग का जो है विकास 1930 ईस्वी में होने लगा था और भारतीय स्वामित्व वाला एक प्रमुख प्रयास चीनी उद्योग था, जिसका 1930 के बाद तेज़ी से विकास हुआ था। मशीन निर्माण के उद्योगों में बहुत कम प्रगति हुई और इस उद्योग का विकास न होने के कारण विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें बाहर से आयात करनी पड़ती थीं। यद्यपि उद्योग में कुछ सुधार हुआ, परंतु स्वाधीनता मिलने तक भारत में उद्योगों का बहुत सीमित विकास हो पाया था, क्योंकि ज़्यादातर ये सब जो उद्योग, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि क्यों इनका विकास क्या कहते हैं कम हुआ भारत में आज़ादी से पहले, क्योंकि जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे देश में विकास हो रहा था वह हमारे हितों के लिए नहीं था, बल्कि वो अंग्रेजी हितों के लिए था। ठीक है। तो इसलिए भारत में जो विस्तार हो रहा था उद्योगों का वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था। आगे देखिए, आइए देखते हैं, भारत के कुछ ही भागों में उद्योग स्थापित किए गए थे और इनमें से अधिकतर उद्योग जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, इसलिए उनके द्वारा कमाया गया मुनाफा इंग्लैंड भेज दिया जाता था। आगे देखिए, यह तब तक होता रहा जबकि देश में मानव श्रम और कच्चे माल के स्रोत विपुल मात्रा में उपलब्ध थे तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए देश विदेश के बाजार भी सहज उपलब्ध हुआ करते थे। आगे देखेंगे, यह स्थिति मुख्यतः अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का परिणाम थी। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए भारत को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बनाए रखा और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पिछलगू बन गई थी। अब देखिए, भारतीय धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने सुना होगा,
दादा भाई नौरोजी की जो किताब है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, अभी मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप देख रहे होंगे इस चैनल पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आइए, रेल मार्गों के निर्माण और आधुनिक किस्म के जहाज़ बनने से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि होती है। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी भी कम हो जाती है और इससे इंग्लैंड व भारत के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हो जाती है। आगे देखिए, 19वीं सदी के अंत तक भारत प्रमुख रूप से कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूं, बीज और चमड़े जैसी वस्तुएं बाहर भेजता था और बाहर जाने वाली वस्तुओं में जूट से बनी चीज़ें जो हैं सबसे महत्वपूर्ण थी। बाहर से प्रमुख रूप से मशीनें, धातु की चीज़ें, कपड़े और अन्य उत्पादित चीज़ें जो हैं आयात की जाती थी मतलब कि भारत में मंगाई जाती थी। आगे देखेंगे कि 20वीं सदी में भारत का विदेश व्यापार जो है तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, आयात निर्यात की दशा और वस्तुओं की किस्मों में भी परिवर्तन होने लगा था। आइए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे कि 20वीं सदी में आगे देखिए, 20वीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापार संबंध स्थापित होते हैं और इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती गई और इस बीच आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में भी कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे भारतीय उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे उत्पादित वस्तुओं के आयात में भी कमी आई। ठीक है, और भारत अपनी उत्पादित वस्तुओं को आगे देखिए, भारत अपनी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने लगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि भारत आर्थिक विकास के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। ठीक है, बहुत सीमित स्तर तक ही ये सब काम होते रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा और ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाले मुनाफा इंग्लैंड भेजा ही जाता था। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंच जाता था। ठीक है, तो कितना बड़ा धन देखिए भारत से बाहर जा रहा है, तो इससे भारत की जो है आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। आगे देखेंगे, भारत में शासन करने के लिए इंग्लैंड में जो कुछ भी खर्च होता था, जैसे कि भारत सचिव के कार्यालय का खर्च, वह सब भारत के राजस्व से ही अदा किया जाता था। तो पूर्णतः जो है भारत की ही आर्थिक व्यवस्थाओं पर इंग्लैंड के अधिकारी भी जो है आश्रित थे। ठीक है, तो इससे भारत का जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती गई। इसलिए जब देश आज़ाद होता है तो भारत की स्थिति जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर रहती है। आगे देखिए, भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे तथा सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर भी उन्हें उनकी पेंशन भारत से ही भेजी जाती थी। अनुमान लगाया गया है कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/3 भाग इंग्लैंड पहुंचता था। कितनी बड़ी देश में आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जाता था। आगे देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत। अब देखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी को कहा जाता है इंग्लिश में। तो धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोग में रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में इन्होंने कहा कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल की संज्ञा भी दी थी। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने भी कहा था, काफ़ी प्रसिद्ध ये स्टेटमेंट है कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, उसके द्वारा गंगा तट से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। टेम्स नदी जो है आपकी ये इंग्लैंड में है, तो ये उसी की बाद में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे लोगों की आर्थिक दशा के बारे में अब जानेंगे। तो भारतीय समाज में जिन दो नए वर्गों का उदय होता है वे थे पूंजीपति और औद्योगिक मजदूर। ठीक है, तो इसके अलावा एक मध्य वर्ग का भी उदय हो जाता है। प्रशासन व्यवस्था, व्यापार और
उद्योग के विस्तार के साथ साथ मध्य वर्ग की संख्या व महत्व तेजी से बढ़ता गया। अनेक व्यक्तियों ने कानून, अध्यापन, इंजीनियरिंग और व्यापार के पेशे अपनाए और इन नए वर्गों ने भारत के इतिहास में बड़े महत्व की भूमिका आगे देखिए भूमिका जो है अदा की। ठीक है, इन वर्गों ने भारत की पुरानी परंपराओं के स्थान पर आधुनिक ढंग से व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता थी उनकी घोर गरीबी। ठीक है, प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय की यदि ठीक से गणना की जाए तो इससे देश की सामान्य आर्थिक दशा की सही सूचना भी हमें मिल सकती है। भारत में ऐसी आय का अनुमान सामान्य रूप से ही लगाया गया है और ऐसे ही एक अनुमान के अनुसार 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है 228 रुपये थी, अर्थात प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम आय थी। देख सकते हैं कितनी कम थी, बेहद गरीबी की चरमावस्था थी उस समय देश में। ठीक है, आगे देखिए समाज के अलग अलग वर्गों की आय अलग अलग थी। ठीक है, आगे चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि जमींदारों, कारखाना मालिकों, व्यापारियों और मध्य वर्ग के लोगों की आय ज़्यादा थी। उनकी तुलना में छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों की आय जो है काफ़ी कम थी। कम आय वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तथा उनका जीवन स्तर भी बहुत निम्न था। 20वीं सदी के आरंभ में खेतीहर मजदूर की औसत मासिक कमाई 5 रुपये से भी कम थी तथा कलकत्ता एवं दिल्ली जैसे नगरों के अकुशल मजदूरों की कमाई जो है 8 रुपये हुआ करती थी। कितनी कम थी, गरीबी की चरमावस्था उस समय थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। आगे देखिए इन आंकड़ों से भारतीय जनता की गरीबी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। रमेश चंद्र दत्त इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य थे। उन्होंने 1903 में लिखा, यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी रूप से दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारत से जो है धन निष्कासन बहुत ज़्यादा होता था और अगर पूरी तरह ही इंग्लैंड जो है भारत के धन पर निर्भर रहता तो इसी कारण जो है भारत की जो है आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं पाती। तो 19वीं और 20वीं सदी में संसार के अनेक विकसित देशों में वहाँ की सरकारों ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया। ब्रिटिश व्यापारियों के दबाव के कारण यहाँ सरकार ने लंबे समय तक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया था। सरकार ने ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कुछ नहीं किया और इसके विपरीत उसने भू राजस्व बढ़ा दिया तथा कई प्रकार के अतिरिक्त कर भी लगा दिए थे। परिणामतः छोटे किसान अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे और भूमिहीन मजदूर बन चुके थे। आगे देखिए इस प्रकार के शोषण के खिलाफ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के कई भागों में किसान ने विद्रोह भी किए और हमने पहले पढ़ा भी है कि इतने सारे विद्रोह हुए भी हैं। ठीक है, सेना और प्रशासन पर होने वाले अत्यधिक खर्च के कारण भारत और भी दरिद्र बना रहा। जमींदार, धनी किसान और महाजन भी गांव के गरीब लोग जैसे काश्तकारों, भूमिहीन मजदूरों, निम्न जाति के लोगों और आदिवासियों का शोषण करते रहे। बागानों और कारखानों के मजदूरों की दशा भी अच्छी नहीं थी। यद्यपि 1881 में काम के घंटे, नौकरी करने की न्यूनतम आयु और न्यूनतम वेतन के बारे में कानून बनते रहे, परंतु उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब देखेंगे कुछ प्रमुख कारखाना अधिनियम भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो कारखाना अधिनियम था, कारखाना अधिनियम 1881 का, यह जो है लॉर्ड रिपन के काल में आया था। दूसरा जो है 1891 में ये लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था। तीसरा जो है आपका कारखाना अधिनियम 1911, यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में आया था। कारखाना अधिनियम 1922 जो है लॉर्ड रीडिंग के काल में आया था। कारखाना अधिनियम 1934 जो है लॉर्ड विलिंगटन के और कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवेल के। तो ये पहला दो जो है कारखाना अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देखिए 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखिएगा 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय पूंजीपति वर्ग और मध्य वर्ग भी प्रभावित हुआ और ब्रिटिश उद्योगपतियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन उद्योगों के विकास में बाधा पहुंची जिन पर भारतीय पूंजीपतियों का नियंत्रण था। आगे देखेंगे भारतीय पूंजीपतियों ने राजनैतिक अधिकारों और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए आवाज़ें उठानी शुरू कर दी और भारतीय राष्ट्रवादी आरंभ से ही देश की गरीबी और आर्थिक दुर्गति के बारे में चिंतित रहे हैं। वे सरकार की उत्पीड़क भू राजस्व नीति, भारतीय धन का
ब्रिटेन की ओर प्रवाह और भारतीय साधनों को विकसित करने में सरकार की असफलता के खिलाफ लगातार विरोध प्रकट करते रहे। आगे लास्ट पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर का। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का भी गठन किया था। तो दोस्तों तो ये जो चैप्टर था हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।